बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 45 है, जिसके अंदर हम दो फोर्सेस पढ़ चुके हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम पढ़ रहे हैं कि वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान उनके करीब करीब होने की वजह से डेवलप हो जाती हैं। तो अब तीसरी फोर्स हम आज पढ़ेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, या फिर इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इसको बेसिकली इसका नाम ये है, लेकिन इसका नाम लंदन डिस्पर्शन फोर्स इसलिए रखा गया कि इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसके नाम में ये आता था कि जर्मन फिजिस्ट था वो फ्रिट्ज लंदन, और उसने कब दिया था 1930 के अंदर। अब ये बेसिकली क्या फोर्स है, इसको पढ़ने से पहले आप इसके नाम को देखें। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कोई वक्ती चीज, यानी कुछ इंस्टेंट के लिए कुछ होगा। डाइपोल क्रिएट होगा वक्ती तौर पे, बहुत थोड़े टाइम के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। इंड्यूस का क्या मतलब है कि ये क्या बना देगा, डाइपोल, एक अदर मॉलिक्यूल को भी डाइपोल बना देगा। तो एक वक्ती डाइपोल हम लेंगे जो क्या करेगा कि एक दूसरे मॉलिक्यूल को भी डाइपोल मॉलिक्यूल बना देगा। डाइपोल का आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। डाइपोल का मतलब है टू पोल्स कहते हैं किनारों को, यानी कि एक मॉलिक्यूल के दो किनारे, एक हो जाए पॉजिटिव एंड और एक हो जाए नेगेटिव एंड। अब हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। अब तक जो हमने पहली फोर्स पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि वो दो पोलर्स कंपाउंड के दरमियान होती है। अगली जो हमने पढ़ी थी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, वो हमने पढ़ी कि एक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होती है। अब ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, ये बेसिकली पढ़ने की वजह क्या बनी। अब उन्होंने ये कहा, आपको सबसे पहले ये सोचा जाता था कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, अब आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता या बहुत लो होता है। जैसे आपके पास इसकी एग्जांपल्स हैं N2H2O2, ये सारे। अब N दोनों साइड पे N ही से जुड़ा हुआ ना ये एक मॉलिक्यूल, तो N की भी उतनी ही पावर होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की और दूसरे N की भी, तो इनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे। इसी तरह आपके पास जितनी भी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस क्या होती हैं कि उनके जो आपने कल शेल्स पढ़े थे उसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं होती कि वो किसी से जाके पंगा लें। तो नोबल गैसेस भी कैसी होती हैं, आपके पास नॉन पोलर होती हैं। तो नॉन पोलर गैसेस दो तरह की आपके पास होती हैं, इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता, जिसकी वजह से इनके दरमियान फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट नहीं होता, ये सोचा जाता था। लेकिन उन्होंने देखा कि आपके पास अगर नॉन पोलर गैस, हीलियम को उन्होंने लिया। हीलियम बेसिकली क्या है, एक नोबल गैस है। हीलियम को लिया, ये भी नॉन पोलर थी, तो क्या चाहिए था, जितना मर्जी प्रेशर लगाते इसको लिक्विफाई नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी गैस लिक्विफाई जब होती है तो इसका मतलब है कि उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ गई हैं। उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या हुआ है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ गई हैं। अब आपने पढ़ा कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता, तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी उन्होंने कहा कि नहीं होती, हम ये सोचते थे। लेकिन अगर वो गैस लिक्विफाई हो रही है तो इसका मतलब है कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिवेलप हो रही हैं। वो डिवेलप हो रही हैं तो वो कौन सी फोर्सेस हैं बेसिकली, तो वो किसने बताया, आपके पास फ्रिट्ज लंदन ने बताया। इस वजह से वो जो फोर्सेस थी जो हम अब डिस्कस करेंगे वो थी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसमें होता क्या था, ये कैसे जनरेट होती थी, अब हम वो देख लेते हैं। देखिए सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, एक नॉन पोलर, हम नॉन पोलर की बात कर रहे हैं। ये वैसे पोलर मॉलिक्यूल्स में भी होती हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये कि लेकिन ये इतनी वीक होती हैं कि हम इनकी बजाय दूसरी फोर्सेस पे ध्यान देते हैं, जैसे डाइपोल वगैरह की फोर्सेस जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये मॉलिक्यूल है, कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, आप सपोज कह दें कि ये N2 ही है, ठीक है। N2 है तो क्या है कि ये एक न्यूक्लियस है। मॉलिक्यूल में क्या होता है कि आपके पास दो एटम्स मिले हुए हैं। N2 क्या है, दो एटम्स मिले हुए हैं। मॉलिक्यूल 3 एटम्स भी हो सकते हैं। अब हमने N2 लिया तो ये N का एक एटम और ये N का एक एटम। अब बेटा ये इसकी शेल में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, ठीक है, और इसकी शेल में भी N के इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। अब इलेक्ट्रॉन इसके भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसके भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। ये नॉर्मल पड़े हुए हैं। अब क्या हुआ कि इनके इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही एक दूसरे के यहाँ पर करीब आएंगे तो क्या होगा कि वो एक दूसरे को धक्का देंगे और क्या होगा, आपके पास यहाँ पे डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। ये जो इधर वाला मॉलिक्यूल है, सपोज इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने इनके इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देके इधर भेज दिया, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए और पॉजिटिव चार्ज इधर रह गया। इनके इलेक्ट्रॉन इधर थे और इसके इलेक्ट्रॉन्स ने इनको धक्का दिया, तो ये क्या हुआ, इसका पॉजिटिव चार्ज उधर।
इस तरह से ये हो गया। अब ये बन गया पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल बन गए पोल्स। ये आपस में अट्रैक्शन है नेगेटिव और पॉजिटिव पोल की। बेसिकली ये मॉलिक्यूल आपके पास क्या बन गया, डाइपोल बन गया। पहली चीज आपने देख ली कि आपके पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन गया। एक इंस्टेंट के लिए, एक थोड़े से टाइम के लिए एक डाइपोल क्रिएट हो गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिवॉल्व करके आगे जाएंगे, ये डाइपोल खत्म हो जाएगा, फिर एक दूसरे के सामने आएंगे, फिर ये डाइपोल बन जाएगा। तो ये एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, एक छोटे से वक्त के लिए डाइपोल है। अब इस डाइपोल की वजह से क्या हुआ कि अब ये एक डाइपोल बन गया और इसके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आया। अब इसके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आया, सपोज वो O2 का आ गया, ठीक है, कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल आया। अब वो जब मॉलिक्यूल आया उसके भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब सपोज ये इस एंड पे रीच किया, इस एंड के पास था ये, तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव था, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव चार्ज को अपने आप से दूर किया, रिपेल किया। तो क्या हुआ, इसने इसको भी डाइपोल बना दिया। अब ये तो बना ही हुआ था, ये कैसा बन गया, फिर जिसके पास जाके इलेक्ट्रॉन्स मतलब साइड एक साइड पे आ गया और प्लस को उसने धक्का देके दूसरी साइड पे भेज दिया। तो आपके पास ये जो पहला मॉलिक्यूल था वो इंस्टेंट के लिए डाइपोल बना और उसके डाइपोल बनने की वजह से उसके पास का जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल था उसने उसको भी डाइपोल बना दिया। तो इसने क्या किया, इंड्यूस करवा दिया डाइपोल इन एन अदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अब इसका नाम समझ आया इस फोर्स का कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये सारी फोर्स इस तरह से इसमें लगी और इस फोर्स का नाम क्या है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी। इनके के कौन कौन से फैक्टर्स आपके पास इफेक्ट करते हैं कि आपके पास जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं या आपके पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं, वो कब जो है वो स्ट्रांग होंगी और कब जो है वो क्या होंगी, वीक होंगी आपके पास। तो ये कौन बताएगा, ये दो फैक्टर्स होंगे आपके पास। पहला फैक्टर हम डिस्कस करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे दूसरा फैक्टर। पहले हम एक फैक्टर डिस्कस करेंगे फिर हम दूसरा देखेंगे। सबसे पहले तो आपके पास जो पहला फैक्टर है वो है आपके पास साइज ऑफ एटम। क्या है आपके पास, साइज ऑफ एटम। है आपके पास नंबर ऑफ एटम्स। अब हम फैक्टर्स देख रहे हैं ना, तो फैक्टर्स में जो पहला आपके पास फैक्टर होगा वो होगा साइज ऑफ एटम, इफेक्ट करेगा इन फोर्सेस को, और नंबर ऑफ एटम्स। वैसे ये फोर्सेस बहुत वीक हैं लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स में जाते जाते ये स्ट्रांग हो जाती हैं। तो वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो स्ट्रांग क्यों होती हैं, हम वो देख लेते हैं। तो आपके पास पहले हम पहले फैक्टर को पढ़ते हैं कि साइज ऑफ एटम का क्या इफेक्ट है। आपके पास क्या होता है कि जितना साइज बड़ा होता है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद शेल्स हैं, तो शेल्स जितनी ज्यादा होंगी एटम का साइज भी कितना होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अब शेल्स ज्यादा है तो ये देखें शेल्स बढ़ रही है तो एटम का साइज भी क्या हुआ है, बढ़ा है। अब एटम का साइज बढ़ा है तो क्या हुआ कि अब आपके पास ये न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज था जिसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा हुआ था, उसकी पावर जो है इलेक्ट्रॉन्स पर कम होती गई। जैसे जैसे वो बाहर जा रहे हैं इनकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कैसी हो रही है, कम हो रही है। कम होने की वजह से अब इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से डिस्प्लेस करना आसान हो गया। इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाना, अट्रैक्ट करना, रिपेल करना क्या हो गया, आसान हो गया। तो आपने पढ़ा डिस्पर्शन, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को डिस्पर्स करना, फैला देना आसान हो गया अगर आपके पास एटम का साइज क्या है, बढ़ गया है। एटम का साइज छोटा है तो उतना ही मुश्किल होगा कि आप न्यूक्लियस से उसके इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कोशिश करें, इधर उधर मूव करवाने की कोशिश करें। ये चीज़ हो गई। अब इस प्रोसेस को कि आप इलेक्ट्रॉन को किसी तरफ मूव करवाएं, जैसे इलेक्ट्रॉन को आप इधर को ले आए तो ये एंड हो गया नेगेटिव और इसको धक्का देके इधर गए तो ये एंड हो गया पॉजिटिव। तो आपके पास ये पोलर एंड्स बन गए। इस फिनोमेना को कहते हैं पोलराइजेबिलिटी, कि आपके पास जितनी ज़्यादा शेल्स होंगी उतना ज़्यादा एटम का साइज होगा, उतना ही ज़्यादा जल्दी आप इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स कर सकेंगे, इसको धक्का दे सकेंगे या अपनी तरफ खींच सकेंगे, और उसी तरीके से उतना ही जल्दी आप किसी भी मॉलिक्यूल को पोलर बना लेंगे। पोलराइजेबिलिटी का मतलब उसमें पोल्स क्रिएट कर देंगे, मतलब पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड क्रिएट कर देंगे। तो ये चीज़ आपके पास पहला फैक्टर है। इसकी एग्जाम्पल आपके पास बुक पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में दी, पहले आपको दी हुई है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस आपको पता है कि कौन सी आपके पास है, हीलियम है। ये अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो इस तरह से है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये आपके पास इस तरह से गैसेस हैं। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं इनके इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनका साइज भी क्या हो रहा है, आपके पास इंक्रीज हो रहा है, इनका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि जो रेडॉन है इसकी पोलराइजेबिलिटी पावर सबसे ज्यादा है, इसको जल्दी डिस्पर्स कर सकते हैं। इसी तरह उन्होंने आपके पास हेलोजेंस को देखा। हेलोजेंस आपके पास कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये आपके पास है 4 हेलोजेंस। इसमें से जब नीचे गए तो साइज इंक्रीज हो रहा है नीचे को जाते हुए,
तो साइज इंक्रीज इसलिए होता है कि डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज होने की वजह से, जिसकी वजह से साइज बढ़ गया तो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना आसान हो गया और पोल्स क्रिएट करना भी आसान हो गया है। तो आयोडीन और रेडॉन हायर पोलराइजेबिलिटी है उनकी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन एंड हीलियम। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान पोल्स क्रिएट होने की वजह से अट्रैक्शन भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अट्रैक्शन का मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ गई हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा आपने पढ़ा था सॉलिड में होती हैं, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो आपके पास अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पर क्या है, वीक हैं, डाउन द ग्रुप क्या होंगी, बढ़ेंगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ी है, सारी चीज़ें डाउन द ग्रुप बढ़ी हैं। तो सबसे ज़्यादा सब कुछ किसके पास है, रेडॉन के पास है नोबल गैसेज में से, और आयोडीन के पास है हेलोजेंस में से। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई आपके पास किसके पास है, रेडॉन, और सबसे वीक किसके पास है, हीलियम के पास। इसी तरह सबसे वीक आपके पास है फ्लोरीन के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और आपके पास सबसे हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसके मॉलिक्यूल्स में है, आयोडीन के मॉलिक्यूल्स में। तो आपने पढ़ा सबसे लो किसमें होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, गैस में, इसीलिए हीलियम रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, फ्लोरीन रूम टेम्परेचर पर गैस होती है। अब ऐसे नीचे जाते जाते हैं तो इनमें आगे जाते जाते गैस से लिक्विड में कुछ कन्वर्ट हो जाएंगी, और जो ये लास्ट वाली है आपके पास इनमें हाई है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो सबसे हाई होती है सॉलिड के अंदर, तो ये आपके पास रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। और आपको पता है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हों, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, उतने ही उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स और हर तरह का जो भी उसका पॉइंट है फिजिकल फिनोमेना वो उतना ही हाई होता है, उतना ही ज़्यादा आपको टेम्परेचर चाहिए होता है उस पर कोई भी काम करवाने के लिए। तो आपके पास सबसे ज़्यादा हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पर आयोडीन के लिए हैं, तो आयोडीन का सबसे हाई होगा हाइड्रोजन्स में से, और रेडॉन का सबसे हाई होगा नोबल गैसेज में से। देख लेते हैं कि सेकंड फैक्टर जो इफेक्ट करता है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को, वो कौन सा आपके पास फैक्टर है। आपने देखा नंबर ऑफ एटम्स था सेकंड फैक्टर। नंबर ऑफ एटम्स का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल्स कितने एटम से बना हुआ है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतना ही ज्यादा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आपके पास स्ट्रांग होंगी, ज्यादा होंगी। क्यों? अब आपके पास सपोज एक मीथेन गैस है, हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हर वो चीज़ है, हर वो मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है। ये बेसिकली आपके पास ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक मोस्टली सब्सटेंसेस आपके हाइड्रोकार्बन से ही बनते हैं। तो अब आपके पास एक हाइड्रोकार्बन CH4 मीथेन गैस है जो आप घर में नॉर्मल गैस भी यूज़ करते हैं। ये आपको पता है कि क्या है, गैस है। क्यों ये गैस है? और इसी तरह आप अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते जाएं, C2H6, ये आपने पढ़ी हुई है सारी सीरीज, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वाली। अब इसको आप लेते जाएं, आगे लिखते जाते हैं, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 एंड C10 इज इक्वल्स टू आपके पास H22। ये आपने सारी पढ़ी थी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन। और इसके बाद एक होती है आइसोडिकेन। इसके बाद क्या होती है, आइसोडिकेन, C12 को, मतलब इसी को डिकेन को जरा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज कर देते हैं तो इसके बाद आता है आइसोडिकेन। तो इसके बाद आता है ये। तो अब आप जैसे जैसे नीचे को मूव करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं नीचे को मूव करते हुए। अब मैंने बताया कि नंबर ऑफ एटम्स बढ़ने से क्या होगा, आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बढ़ेंगी, यानी कि आपके पास बेसिकली पोलराइजेबिलिटी, डिस्पर्शन, सब कुछ ज़्यादा इंक्रीज होगा। क्यों? अब वो भी हम देख लेते हैं। इस वजह से उसको देखने से पहले ये देख लेते हैं कि आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रही हैं, तो आपको पता है कि हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आइसोडिकेन में है, नीचे को बढ़ रही है ना, तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, आइसोडिकेन। तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, रूम टेम्परेचर पर, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और आपके पास ये जो है इनके पास सबसे वीक है, तो ये क्या है, गैस है। ये भी आपके पास गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। यहाँ तक आपके पास गैस होती हैं, और उसके बाद आपके पास यहाँ से लिक्विड स्टार्ट हो जाती हैं। ये सारी आपके पास लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ये सारी आपके पास लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, और ये सॉलिड में, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी वीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मॉडरेट एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपने ये देख लिया। अब ये सब क्यों होता है, आपको एक बात बताऊं कि ये CH4 है, तो ये सपोज आपके पास इस तरह से प्रेजेंट है, तो ये CH4 है, और सपोज मैं इससे ही नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपको ड्रा करके दिखा दूं, C2H6, तो ये कुछ इस तरह से होता है। ये हो गया। अब आप देखें कि इसके ऊपर अगर किसी चीज़ ने अटैक करना है तो वो सिर्फ एक जगह पे 2, 3, 4, 5 जगह पे मैक्सिमम कर सकती है, और इस पर किसी चीज़ ने अटैक करना है तो वो कितनी सारी जगहों पर अटैक कर सकती है, आपके पास 8 जगहों पर अटैक कर सकती है। तो क्या हुआ, आपके पास बेसिकली
अब जो अट्रैक्शन एक कार्बन के साथ अगले कार्बन की होनी थी वो ज़्यादा फोर्स, उनके दरमियान ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हुई, या जैसे दो कार्बन है और दो ही बाहर से आ गए हैं तो उनकी आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग हुई। डेफिनेटली जिसकी ज़्यादा पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट होंगे, ज़्यादा अटैचमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की आपस में, वो ज़्यादा स्ट्रांग आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ है, ये वजह है कि नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाने से आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। और फिर वही बात, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगी उसके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड ईच एंड एवरी पॉइंट इज सो हाई एज कम्पेयर टू द थिंग दैट हैव लो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।